गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहते हैं कि किसी बच्चे के एम्बिशन को पूरा करने में पेरेंटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज का ये वीडियो मैं डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए नहीं बल्कि डिफेंस एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स के लिए बना रहा हूं, खास करके वो पेरेंट्स जो आने वाले समय में अपने बच्चों को एनडीए जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कम एज में उनके बच्चे आर्म फोर्सेस को कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करें और देश की सेवा करें। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है? कॉग्निशन मतलब What you learn from world around you। आप अपने इर्द गिर्द के एनवायरमेंट या जो माहौल है, जो दुनिया आपके इर्द गिर्द की है, जो समाज है, इससे क्या सीख लेते हैं, इससे क्या सीखते हैं, ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस थ्योरी को स्विस साइकोलॉजिस्ट पियागेट, जीन पियागेट ने 1936 में बनाया था। इस थ्योरी का सबसे जरूरी पार्ट जो पेरेंट्स को आज समझना होगा वो क्या है कि इसका फोकस है इस थ्योरी का पूरा हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड इवॉल्व इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। कैसे एक बच्चा, क्योंकि एक किसी घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो पेरेंट्स बहुत उत्साहित होते हैं, शायद उनका एक सपना पूरा होता है कि जेनेटिकली इनके एग्जिस्टेंस को कोई कैरी करेगा, और हर पेरेंट की उम्मीद होती है कि उनका बच्चा आगे चल करके बड़ा इंसान बने, सक्सेसफुल इंसान बने, ताकि समाज में उनको अच्छा नाम दे सके। लेकिन उसके लिए उसकी अपब्रिंगिंग या उस बच्चे के डेवलपमेंट प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। हम डेवलपमेंट प्रोसेस में बच्चों के योगदान उतना दे नहीं पाते हैं, या हम उन बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज करने से फायदा होता, ये हम उनको बता नहीं पाते हैं। और फिर जब वो बच्चा करियर के कगार पर खड़ा होता है आकर के, जब वो करियर बनाने के लिए या चुनने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो हमें लगता है कि शायद पीछे बड़ा कारण छूट गया। अगर इस बात को आप गहराई से समझ लेंगे तो शायद आने वाले समय में, क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं कि मेरा सर्विस एंट्री कैंडिडेट से बहुत लगाव है, और मैं ये समझ सकता हूं कि सर्विंग कैंडिडेट्स अगर अपने बेटे या बेटी को कमीशन्ड ऑफिसर बनाने के लिए, बहुत सारे लोग, लगभग सभी के मन में ये इच्छा रह जाती है, तो उनको ये विशेष तौर पर ध्यान देना है। और साथ साथ बाकी पेरेंट्स जो बहुत डेवलप्ड सेगमेंट से नहीं आते हैं, उनको भी ये समझने की बात है, क्योंकि पढ़े लिखे पेरेंट्स या जो हायर क्लास पेरेंटिंग है उनको तो पता होता है, वो तो अक्सर कर लेते हैं, मगर आमतौर पर सामान्य जीवन हमारे जैसे जीने वाले पेरेंट्स जो है वो इस बात को उस समय नहीं समझ पाते हैं जिस समय इसे समझने की हमें बहुत जरूरत थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं। आज इन्हीं चारों स्टेजेस को हम समझेंगे और उसके अंत में मैं बताऊंगा कि आखिर में आपको कहां सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज। दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम बर्थ टू एज 2 years। ये बच्चे के जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक ये स्टेज रहती है, जिसमें बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है। इसकी आगे 6 स्टेजेस, सब स्टेजेस होती हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहां से देखिए, इन्फेंट्स जो होते हैं, बिल्कुल 6 महीने 2 साल से अंदर का बच्चा या एकदम जन्म लिया हुआ बच्चा, वो वहां जो 2 साल, पहले 2 साल
जिसमें उसके सेंसेस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, मगर उसके सेंसेस के थ्रू वो कुछ पता करना शुरू करता है दुनिया में। और यहां वो बातचीत नहीं करता ज्यादा, बस वो जो है अपने 5 सेंसेस के द्वारा, 5 सेंसेस मतलब आंख जिससे वो देख सकता है, कान जिससे वो सुन सकता है, उसकी त्वचा जिसको छूने से उसे एहसास हो सकता है, एक उसके जीभ जिससे उसको वो स्वाद मिल सकता है, उसकी नाक जिससे उसको वो स्मेल आ सकती है। ये 5 सेंसेस हैं और इन 5 सेंसेस से वो अपनी डेवलपमेंट प्रक्रिया शुरू करता है। 6 सब स्टेजेस ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। पहली स्टेज होती है सिंपल रिफ्लेक्स स्टेज। सिंपल रिफ्लेक्स स्टेज जन्म से लेकर के 6 हफ्ते तक की अवधि में होती है। 3 प्राइमरी रिफ्लेक्सेस इस समय बच्चे के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला सकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ, अंगूठा चूसना शुरू करते हैं, या आजकल तो सूथर वगैरह देने लग गए हैं तो वो भी चूसने से उनको, तो ये पहला रिफ्लेक्स उनका शुरू होता है एक बच्चे का। फिर फॉलोइंग या जो फीडिंग होती है उस समय भी ये स्थिति उनके साथ बनी रहती है। फॉलोइंग मूविंग और इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स विद आईज, आप उनके सामने वो खिलौने घुमाते हैं तो उनकी आंखें उसके डायरेक्शन में घूमना शुरू होती हैं। ये शुरू के 6 महीने के अंदर की बात हुई, 6 हफ्तों के अंदर की। तीसरा पाल्मर ग्रास्प, मतलब वो अपनी मां के एहसास को अपने हथेली में, छोटी हथेली में वो उंगली पकड़ना। ये 3 प्राइमरी रिफ्लेक्सेस एक बच्चे के जीवन में, एक इंसान के जीवन में, जहां से हम अपनी सीख को शुरू करते हैं, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट वहां से शुरू होता है। आप सोचिए कभी इस छोटी सी चीज का महत्व जीवन में कितना बड़ा होगा किसी के, इसको किसी ने एहसास नहीं किया। और उस समय अगर पेरेंट्स, यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसको पालने में लिटा करके बस वो इधर उधर अपने काम में लग गए और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं जब तक कि बच्चा रोता नहीं है, आप ये समझिए कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की शुरुआत ही कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है, वो रिफ्लेक्सेस उसको नहीं मिल रहे हैं। तो उस समय बच्चे को पर्याप्त समय दिया जाए। सेकेंड इज फर्स्ट हैबिट एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन फेज। ये जो चीज आती है जहां से पहली आदत वो सीखना शुरू करता है, 6 सप्ताह से लेकर के 4 महीने की आयु के बीच में एक बच्चा जो है ये फर्स्ट हैबिट एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन फेज से निकलता है, जिसमें ये 2 तरीके के स्केमा या जो विचार उसके दिमाग में आने लग जाते हैं कि ये ऐसी ही चीज है कि अब आपकी क्या स्टेज आ जाएगी कि अगर आपने कोई उसको आवाज पहले 6 हफ्तों तक सुनाई, अगर वैसी कोई आवाज, उसकी माँ की आवाज, ये सब जब निकलती है तो वो पलट के देखना शुरू होता है। ये फर्स्ट हैबिट शुरू हुई, रिकॉग्नाइज करना शुरू किया उसने। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन फेज, ये 4 महीने से 8 महीने की अवधि के बीच में होता है। डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स रिपीट एक्शंस, ये अब ये क्या करेगा कि अब वो छोटा बच्चा अपने एक्शंस को रिपीट करता है बार बार, कि कोई चीज फेंकेगा, फिर उसे अच्छा लगेगा, फिर उठाएगा, फिर फेंकेगा, ऐसे रिपीट कर करके वो सीखना शुरू करते हैं। ये स्टेज उस समय की आई। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज, अब सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज के कोऑर्डिनेशन शुरू होता है 8 साल से 12 साल की उम्र, 8 महीने से 12 महीने की उम्र के बीच में। कोऑर्डिनेशन ऑफ विजन एंड टच हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इंटेंशनैलिटी, उसको इंटेंशंस पता चलने लग जाते हैं। 1 साल की उम्र के आसपास जो बच्चा है उसको इंटेंशंस पता लगने लग जाते हैं और अपने टच हैंड आई कोऑर्डिनेशंस इसको समझने लग जाता है। इसके बाद आया टर्टरी सर्कुलर रिएक्शन, नोवेलिटी और क्यूरियोसिटी।
अब इसकी जिज्ञासा बढ़ना शुरू होती है, जो कि 12 से 18 महीने तक, 1.5 साल की उम्र तक बच्चा इस फेज में जीता है। गेट इंट्रिग्यूड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये चीजों की और प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा क्यूरियस होना शुरू होता है, यह अब चीजों के बारे में सीखना समझना या उसकी जिज्ञासा जगना शुरू हो जाती है। लास्ट स्टेज है इसके बीच में, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्कीमा। मतलब अब ये बाहर दुनिया में जब बच्चा पहली बार निकलता है, आप गाड़ी से लेके निकलते हैं तो बड़े अचरज से देखता है पूरी दुनिया को कि क्या है ये, है ना, कैसे क्या लोग चल रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ को नोट करना शुरू करता है। एंड दैट इज एबिलिटी टू यूज प्रिमिटिव सिंबल्स, बिगनिंग ऑफ इंसाइट और ट्रू क्रिएटिविटी। अब यहाँ से वो सिंबल्स वगैरह समझना शुरू हो जाता है। ये 2 साल तक की उम्र में ऐसा स्टेज से बच्चे को गुजरना पड़ता है, जिसमें से पेरेंट्स को सबसे पहली स्टेज जो थी दैट इज सिंपल रिफ्लेक्स, जन्म से पहले 6 सप्ताह में खास करके माँ को विशेष ध्यान रखना है बच्चे का, जिसमें आप उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं उसके रिफ्लेक्सेस से उसको अवगत कराएं। फिर दूसरी स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? दिस स्टेज अकर्स फ्रॉम 2 years to 7 years। 2 वर्ष से 7 वर्ष की उम्र के बीच ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में जीता है एक बच्चा। किड्स स्टार्ट टू लर्न हाउ टू थिंक सिंबॉलिकली, बट दे स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। यहां ये 7 साल की उम्र तक बच्चा क्या करता है कि 2 साल से 7 साल की उम्र में वो स्टेज होती है एक बच्चे की जिसमें वो सिंबॉलिकली सीखता है, वो समझना तो शुरू करता है, सोचना विचार करना भी शुरू करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि दुनिया में बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव इसके बारे में क्या है। तो यहां पर फिर से पेरेंट्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 2 साल से 7 साल के बीच में यहां जो उसकी थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये शुरुआत वाली स्टेज है, तो जहां पर उसकी सोच विचार की क्षमता शुरू हो रही है, अगर वो विचार ही गलत उत्पन्न हुए, यहां पर पेरेंट्स को और एक चीज ध्यान रखनी है, बच्चे की 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु के बीच में पारिवारिक समस्याएं, आपसी मतभेद, ये सब कार्य बच्चों के सामने ना करें, जिससे कि यहां से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू हो रहा है और यहां से उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस में उसके विचार उत्पन्न होना शुरू हो रहे हैं। अगर यहां कुछ नेगेटिव होता है उस बच्चे के साथ तो ये गलत चल रहा है। और यहीं पर मैं एक और चीज कहूंगा पेरेंट्स से, ओवर पैम्परिंग भी ना कर दें, क्योंकि अगर उसको ओवर पैम्पर मिल गया, ओवर पैम्परिंग मिल गई थोड़ा सा, तो उसके बाद वो ओवर प्रोटेक्टिव रहने की कोशिश करने लग जाएगा लाइफ में। यहां उसे सिखाने की ज़रूरत है। और ये अभी क्योंकि स्कूल गोइंग एज नहीं होती है, वो शायद किसी प्ले ग्रुप वगैरह में जा रहा होगा या अभी हाल में ही स्कूल जाना शुरू किया होगा, 1st 2nd क्लास में होगा मुश्किल से। यहां पर पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। Then it comes concrete operational stage. This stage lasts from 7 to 11 years. Kids begin to think logically and are capable of reasoning from specific information to form a general principle. 7 साल से 11 साल की उम्र के बीच अब ये सीखता तो है, सीखने के साथ साथ रीजंस भी डेवलप करना शुरू कर देता है। इसके कारण बनाना या कारण समझना, ये दोनों चीजें एक साथ शुरू होने लग जाती हैं 7 साल से 11 साल की उम्र के बीच में किसी बच्चे के अंदर। तो ये भी ध्यान रखें कि इस स्टेज को भी थोड़ा सा संभाल के चलें, खास करके आपसी मतभेद, क्योंकि पैम्परिंग वाली स्टेज यहां निकल गई है। 7 साल तक अगर आपने उसको पैम्परिंग नहीं की तो उसकी पैम्परिंग की आदत छूट जाती है। मगर पेरेंट्स क्या करते हैं कि 7 साल से 11 साल की उम्र के बीच में बच्चों के सामने फैमिली क्राइसिस, फैमिली प्रॉब्लम, डिस्प्यूट्स, ये सारी चीजें ज्यादा डिस्कस करने लग जाते हैं,
जो कि बच्चे की मनोस्थिति को बिगाड़ सकता है। यहां पर उसको क्रिएट करने के लिए देना है, क्योंकि देखिए रीजंस डेवलप, ये क्या है कि रीजन समझने की कोशिश करने लग गया है। ये यहां पर बच्चे को स्कूल की किताबों के साथ साथ एक और काम करना है आपको, कि बाहर से दूसरी कुछ किताबें, यहां बच्चे के अंदर जो हैबिट आप डालना चाहते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या लर्निंग हैबिट, खास करके मैं लर्निंग हैबिट की बात कर रहा हूं, और खेलकूद, ये जो चीजें हैं वो इस स्टेज में पेरेंट्स को रखनी है, यहां से शुरू करना है। अपने डिस्प्यूट्स उनसे डिस्कस करने से बेहतर है उनको कहो कि एक किताब, अच्छी किताब ला करके दीजिए बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए। मुझे लगता है सुधा मूर्ति मैम सबसे अच्छा लिखती हैं छोटे बच्चों के लिए, उनके काफ़ी सेट हैं, उनकी किताबों को आप अपने बच्चों को दीजिए। पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़वाइए, ठीक है, ऐसी किताबें बच्चों को इस एज में दीजिए। अपने एपिक्स जो हैं, रामायण के छोटे छोटे एडिशन पार्ट्स, महाभारत इसके छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है, तो रिलीजियस बुक, फिक्शंस जो उनके जीवन में कुछ उनको सीखने का कार्य दे सकें, पंचतंत्र की कहानियां, ऐसी किताबें उनको पढ़ाएं। लास्ट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। दिस स्टेज स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 11 एंड कंटिन्यू, ये फिर आगे मनुष्य के जीवन में चलती रहती है। दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। दिस इज व्हेन वी बिगिन टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म। एब्स्ट्रैक्ट टर्म मतलब क्या है? काउंटर फैक्चुअल थिंग्स, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, जिसको हम कहते हैं हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर यह चीज मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो कैसे काम करूंगा। क्योंकि हम सुविधाओं के आदी हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हर एक काम जो है बड़ी सहूलियत से, लग्जरी, कंफर्ट। तो यहां पर कंफर्ट से बाहर ये वो स्टेज होती है, या तो आपको मिल जाएगा तो आपकी ये हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग खत्म हो जाएगी, यहां से बच्चे की सारी सुविधाएं मतलब बुनियादी सुविधाएं पूरी करिए। ऐसा नहीं कि भूखा रख दिया बच्चे को, हां कपड़ा नहीं पहनाया, लेकिन इतना भी नहीं कि रोज एक कपड़ा बदल रहा है, तब आदत खराब हो गई। ठीक है, जरूरत की क्या चीज है उसको ऑब्जर्व करिए, उसको पूरा करिए, लेकिन उसकी जरूरतों को बिगाड़िए मत। यहां पर सबसे पहले एक स्टेज आती है, इसकी भी 3 स्टेज होती हैं। एक्सट्रैक्ट थॉट्स होते हैं, पॉसिबल आउटकम, कंसेक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके, कि अगर मैंने ये काम किया है तो इसमें क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते थे इस काम के, और इसका नतीजा क्या होगा इसके बाद, वो एक सोचने की प्रक्रिया। मेटाकॉग्निशन, द कैपेसिटी फॉर थिंकिंग, रीजनिंग, फॉर थॉट्स एंड मॉनिटर देम, कि विचार या उसके विचारों को फिर आगे चल करके मॉनिटर करना कि ऐसा मेरा विचार है और इसकी क्या प्रतिक्रिया मुझे मिलती है मेरे जीवन में, खुद के लिए या लोगों के द्वारा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, टू सिस्टमैटिकली सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ लॉजिकल एंड मेथोडिकल वे। यहां एक और चीज समझिए, स्पाशियल एबिलिटी एक होती है कि हम किसी भी चीज को किस तरीके से, हमारी रीजनिंग एबिलिटी, स्पष्टीकरण कितना ठीक है, कितना हम लॉजिकल रहते हैं, हम कितना क्रिएटिव रहते हैं। तो यहां पर बच्चों को एक और आदत डालिए कि कुछ ब्रेन गेम्स जैसे सुडोकू, चेस, रूबिक क्यूब, इस तरीके की चीजों को बिल्कुल उसमें शामिल करिए। इसके साथ साथ बच्चों को 11 साल की उम्र के आसपास, क्योंकि उससे पहले तो दूध पे ज्यादा ध्यान होता है, लेकिन 11 साल की उम्र के आसपास आते आते उनको दही का इंटेक रखना चाहिए। दही में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ये आपके दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
तो पेरेंट्स ये भी ध्यान दें, छोटे बच्चों को दही खिलाइए। देखिए कृष्ण जी माखन खाते थे, दिमाग से बहुत तेज थे, पूरी महाभारत करवा डाली, कहीं वो हार नहीं सकते थे, कहीं किसी के आगे गिव अप नहीं कर सकते थे, एक सबसे तेज दिमाग वाले इंसान, है ना। तो दही का इंटेक जरूर कराएं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। ये वीडियो, क्योंकि बच्चे तो उस स्टेज से बाहर आ चुके होंगे, लेकिन पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि डिफेंस इंस्टीट्यूट, डिफेंस के लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं। तो वीडियो मेरे मन में आया कि पेरेंट्स के लिए भी कुछ बनाया जाए, जिससे कि जो पेरेंट्स का अपना रोल है किसी बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए, उसको भी वो समझ पाएँ और अपने बच्चों के सफलता में पूरा पूरा योगदान दे पाएँ। सिर्फ फीस देना, उनका एडमिशन करा देना, इससे योगदान नहीं होता है। योगदान उस पौधे को बड़ा होते हुए, कि ये नहीं कि पौधे में पानी डालना यही उसकी ग्रूमिंग नहीं है, पौधे में कीड़े ना लगें, पौधे को खाद पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पौधे की ग्रोथ पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, पौधा ठीक ढंग से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कुछ निगरानी रखना, दैट इज कॉल्ड पेरेंटिंग। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।